Welcome class 9th in today's class. Students, in our today's class, we will discuss about the Constituent Assembly. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था और किन किन प्रोसेसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम किया, आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने समझा वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को। तो हम अब पढ़ रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें आज जो हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में समझेंगे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जब हम हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमने जाना कि बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तो वो कौन लोग थे जिन लोगों ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया? ठीक है, तो और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ लेते हैं क्या है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। एक ग्रुप बनाया गया था, एक हम कह सकते हैं कि एक असेंबली तैयार की गई थी जिसमें जो मेंबर्स थे वो इंडिया के, हमारी कंट्री के सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और ये सारे लोग इलेक्टेड मेंबर्स थे, है ना। हमारे कंट्री के ऐसे सिटीजन्स जो इलेक्टेड मेंबर्स थे और इन लोगों ने हमारे बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम किया, हमारा रिप्रेजेंटेशन किया। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के बाद वहाँ पर। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए जो इलेक्शंस कराए गए थे वो इलेक्शंस हुआ था इन जुलाई 1946 में। ठीक है, 1946 के जुलाई में इस असेंबली को क्रिएट करने के लिए इलेक्शंस कराए गए, जहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करे गए और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन सभी लोगों ने मिलकर मीटिंग करना शुरू किया फॉर मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या किस तरीके से हम कौन सी चीज़ों को अपने कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना था, है ना। तो उसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स करनी थी इन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का, यानी इन सभी मेंबर्स का। जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग। और उसके बाद फिर मीटिंग्स का जो प्रोसेस था वो कंटिन्यूअसली चलता रहा, बार बार मीटिंग्स होती रहीं और डिस्कशंस और डिबेट्स होते रहें। बाद में हमारी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो शुरू में तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो थी दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, यानी पूरे इंडिया के लिए एक ही बनाई गई थी। लेकिन जब इंडिया के दो पार्ट हो रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान बन रहा है और दोनों जगह पर रिलीजन के बेसिस पे जो एक बाउंड्री बन रही है ना। तो ये तो कॉमन सी बात थी कि दोनों कंट्रीज़ जब अलग हो रहे हैं तो दोनों ही कंट्रीज़ में सेम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो काम हो रहा था वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और हमारे इंडिया का जो पार्ट था जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहाँ पर 299 मेंबर्स थे। ठीक, और फिर एक अमाउंट में कुछ मेंबर्स जो पाकिस्तान के लिए फ्रेम करने वाले थे इंडिया के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें हमने जैसे बताया कि बार बार कंटिन्यूअसली डिबेट्स डिस्कशंस होते रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, और धीरे धीरे करके कई सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का जो काम था वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमने कुछ टाइम के बाद 26 जनवरी 1950 को इसको रिलीज़ कर दिया गया, हमारे कंट्री के अंदर ये इफ़ेक्ट में आ गया, ये लागू कर दिया गया। और टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है कि इतना टाइम बीत गया है, हमने 1950 पे इसको रिलीज़ किया था और अब इतना ज़्यादा टाइम बीत चुका है, फिर भी हम सेम कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, यानी वही कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी एप्लीकेबल है।
तो ऐसा क्यों, है ना? बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाने के बाद भी हम उसी चीज़ को क्यों फॉलो कर रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं आ रहा है हम लोगों के मन में कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रीफ्रेम करना चाहिए, है ना? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स एंड इट्स सिटीजन्स। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम हुआ था, उसमें जिन भी व्यूज़ को बेस बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वो ना सिर्फ उस जो असेंबली थी उसके मेंबर्स के ही व्यूज़ थे, बल्कि सभी सिटीजन्स, जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, उन सब के व्यूज़ के बेसिस पे भी बनाए गए थे। तो हर तरह के जो भी हमारे पास उस टाइम पर सोशल ग्रुप्स थे, जो भी कम्युनिटीज़ थी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, और जितनी भी तरह से डिवीज़न थी, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी के बेसिस पे रहा हो, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, है ना? और हर तरह के लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे अपने अपने रीजन का, अपने अपने कम्युनिटी का, अपने अपने रिलीजन का, है ना? और उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं व्यूज़ को बेस बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विलिंग है, हमारी जो डिमांड होगी, या हम सब लोगों की जो इच्छाएं हैं, है ना, उन्हीं चीज़ों को बेस बना के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो इतने टाइम के बाद भी, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स थी, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो अभी भी वही हैं, इसीलिए हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है, वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है ना? भले ही लॉन्ग टाइम बीत गया है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें हमारे लिए अभी भी मान्य है, और अभी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पर ही क्वेश्चनिंग की गई है। मतलब उसमें भी लोगों को लगता रहा है कि कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ही गड़बड़ी है, सही ढंग से नहीं लिखा गया है, या सबके व्यूज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है, और रीराइट भी कई जगहों पर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन पर। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम सबके व्यूज़ का, हम सबकी ज़रूरतों का रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है? तो इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का फर्स्ट रीज़न हो गया कि ये हम सभी के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। है ना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे रहने का एक रीज़न ये भी है कि ये हम सभी पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उस टाइम पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, यानी हर किसी के पास राइट टू वोट नहीं था। ठीक है? हर सिटीजन, हर कॉमन पर्सन वोट नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम सभी का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। कैसे? उस टाइम पर जो हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, तो उस टाइम पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स बनाए गए थे। ठीक है? तो वहाँ पर जो मेंबर्स थे हमारे इंडियन, जो मेंबर्स थे, है ना, जियोग्राफिकल शेयर्स के साथ, यानी हर जियोग्राफिकल शेयर पर, हर पार्ट पर, यानी स्टेट पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स थे, है ना? और वो सभी लोग किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, अपने अपने रीजन्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और ये एक तरह से इनडायरेक्टली हम सब का रिप्रेजेंटेशन भी हुआ, है ना? इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस को बोलने वाले, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस से जुड़े हुए लोग थे, जो अपने अपने ग्रुप्स का अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, है ना? उनके डिज़ायर्स को, उनके डिमांड्स को, उनके रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें फ्रेम की गई थी। तो ये हमारा ही रिप्रेजेंटेशन था, हम सभी कॉमन सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के टाइम पर। इसीलिए आज भी हम इतने पुराना कॉन्स्टिट्यूशन हो जाने के बाद भी उसको फॉलो कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, वो चीज़ जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाती है, वो है इसका सिस्टमैटिक वे के साथ प्रिपरेशन होना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही
सही ढंग से बहुत ही सिस्टमैटिक वे में फ्रेम हुआ। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेंशुअल मैनर में इन चीज़ों को तैयार किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर लोग की ओपिनियन क्या है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, कौन कौन से वो सिद्धांत होंगे जिन सिद्धांत पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रन करेगा और बनेगा। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स को डिसाइड करने के बाद और साथ में सबके एग्री हो जाने के बाद, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन ने ये काम किया, सभी लोगों के मेंबर्स के एक्सेप्टेंस के साथ एग्री हो जाने के बाद डिसाइड किया गया जो भी प्रिंसिपल था उनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। अब एक क्या बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई जिसका हेड बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने कुछ चीज़ें फ्रेम करी, कुछ चीज़ों को प्रिपेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और कंटिन्यूसली उस पर डिस्कशंस होते गए। बहुत बार कई राउंड्स में डिस्कशंस हुए, बहुत क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशंस होते गए, और जो भी चेंजेस लोगों को लगे कि ये चेंजेस होने चाहिए, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें नहीं सही हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें फाइनलाइज की गई, पॉइंट्स को फाइनल किया गया, जो भी पॉइंट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना था। ठीक है, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। बाद में 2000 अमेंडमेंट से भी ज़्यादा अमेंडमेंट करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा फाइनलाइज करा गया। और जो हमारे मेंबर्स थे, द मेंबर डेलिब्रेट्स फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ किसी भी एक मेंबर से ना तो छिपाई गई और ना तो उन इस तरह से उन चीज़ों से अनभिज्ञ रखा गया है ना। उन्हें ऐसा नहीं रखा गया कि उन्हें ये चीज़ें नहीं बताएंगे क्योंकि हो सकता है वो इस चीज़ को फेवर ना करे, ऐसा नहीं। हर पर्सन को हर चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा गया उसका एक एक वर्ड बोल बोल कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबके सामने बताया गया। जो भी चीज़ें उस टाइम पर तैयार की गई उनको रिकॉर्ड किया गया और साथ में प्रिजर्व करके भी रखा गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ये सारी चीज़ें जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हो रही थी उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा गया। ठीक है, और हर वर्ड, हर बात, हर जो स्टेटमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको सबके सामने सुनाया भी गया, सबके सामने बताया भी गया, एक्सप्लेन किया गया, ताकि किसी भी जो रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी पार्ट का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी कल्चर का, उसको कोई भी डाउट ना रह जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों के बाद जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल किया गया था। और फिर बाद में ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में प्रिंट करके रख दिया गया है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, और रिटन होने से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है साउथ अफ्रीका के टाइम पर कि कोई भी चीज़ें जब रिटन हो जाती है तो हमारा ट्रस्ट और ज़्यादा हो जाता है उन चीज़ों के ऊपर, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि रिटन है इसलिए हमारे सिटीजन्स का, हमारी जो भी गवर्नमेंट होगी और सभी लोगों का, हर तरह से जो भी लोग इससे रिलेट करते हैं हमारे कंट्री के साथ, उन सभी लोगों का ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत अच्छे से होगा। स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इज़ फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन फिलोसफीज़ पर वर्क करता है, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।